हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वाले पार्ट की यानी कि आरएसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ को कवर करेंगे और कौन कौन सी चीज़ होगी जिसको अपन इस कंटेंट के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रेफ्रिजरेशन। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसके अंदर कि इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे क्या करना है। इसके बाद टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो कि रेफ्रिजरेशन की है कि कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं। फिर इसके अंदर बीसीआर सिस्टम यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे। उसके बाद साथ ही वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करेंगे और लास्ट का जो टॉपिक है एयर कंडीशनिंग वो देखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं स्टार्टिंग से ही रेफ्रिजरेशन से। रेफ्रिजरेशन, अगर आपको पता हो कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है कि जहाँ पे भी आपको जो टेम्परेचर है उसको अगर मैं मेंटेन कर पा रहा हूँ, जो लोअर टेम्परेचर है उसको रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग अ टेम्परेचर वेल बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे अगर आपने किसी भी सिस्टम को अगर आपने मेंटेन कर रखा है उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, तो आपका क्या है उस सिस्टम को बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये रेफ्रिजरेशन है। इन अदर वर्ड्स, रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग सब्सटेंस। यानी कि आप अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं, किसी को ठंडा करना है तो वो रेफ्रिजरेशन कहलाएगा। अब बात आती है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर और हीट पंप क्या है। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों एक अलग अलग चीज़ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसने बता रखा है कि जो हीट पंप है वो एक जगह पे से स्टार्ट हो रही है और सेम जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो कोल्ड रेफ्रिजरेटर है वो एक दूसरी जगह पे ख़त्म हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जो इसका सोर्स है वो इसके लिए सिंक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी भी वार्म स्पेस को और उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है तो जो उसका सिंक होगा वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आप नोटिस करेंगे दोनों के अंदर हीट इनपुट वर्क डन ही है। सेम टाइम पे जो आपका रिक्वायर्ड हीट है वो आप देखेंगे वार्म स्पेसिस के लिए है। पर यहाँ देखेंगे जो हीट रिजेक्शन हो रहा है क्यू आर है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू आर, वो एटमॉस्फेयर में जा रही है। और सेम टाइम पे हीट पंप के अंदर क्या है कि जो आपकी हीट है वो कहाँ से ली जा रही है, आपकी उस वार्म स्पेस से ली जा रही है, क्योंकि वो वार्म स्पेस से जो हीट है वो आपके प्रेशर को बढ़ा रही है। जैसे आपने देखा कि अगर ये मेरे पास एक साइकिल है और इस ट्यूब, ये साइकिल का ये ट्यूब है, इसके अंदर मुझे अगर हवा को भरना है तो मुझे पता है कि यहाँ का जो प्रेशर होगा, जो पंप का प्रेशर होगा, उसके प्रेशर से मुझे यहाँ पे जब ज़्यादा प्रेशर मिलेगा तभी वो हवा इसके अंदर जा सकती है। तो सेम टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा तभी वो हवा एयर कंप्रेस होके इसके अंदर फ्लो कर सकती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं जैसे उसने बताया है कि इफ़ द मेन पर्पस ऑफ मशीन इज टू कूल्ड सम ऑब्जेक्ट, तो उसको अपन रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। यानी कि अगर मैं कहने का मतलब क्या है कि जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है अगर आप वहाँ उसको नोटिस करेंगे तो उसका टेम्परेचर अगर यहाँ देख रहे हो तो इसका मेन ऑब्जेक्ट है कि इसके टेम्परेचर को और कम करना। बाकी सामने वाली जो चीज, जो दूसरी चीज़ है जो हीट पंप है, उसका जो एम है उसके जो आउटर टेम्परेचर है यानी जो एग्जिट टेम्परेचर है उसको बढ़ाना। तो यानी कि अगर ठंडा कर रहा है तो रेफ्रिजरेटर है, और उसको गर्म कर रहा है सराउंडिंग से ज़्यादा तो उसको अपन हीट पंप बोलेंगे। दैट्स इट, सिंपल। तो यहाँ पे डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया, किसी चीज़ को अगर कूल करना है और जो उसकी सराउंडिंग है उससे कम टेम्परेचर पे उसको मेंटेन करके रखना है तो रेफ्रिजरेटर है। हीट पंप है, हीट पंप का मतलब है कि अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाना है, जो उसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे उसको ज़्यादा स्पेस पे रखना है तो अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पज़ के हिसाब से देखा जाए तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन 1 TR क्या होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेशन यूनिट, जिसको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, होता क्या है। कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स आर एक्सप्रेस्ड बाय देयर कूलिंग कैपेसिटी। यानी जो आपके पास एसी होती है उसकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन यहाँ पे किस तरीके से, आपके टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है कि टीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 TR है, 2 TR है, 3 TR है, यानी कि कितनी टन की एसी आपके रूम में लगी है उसकी कैपेसिटी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द एक्सप्रेसिंग द कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग मशीन इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। है क्या यहाँ पे, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट, एब्स्ट्रैक्ट यानी बाहर निकालना,
यानी उसको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल देते हैं। टू फ्रीज 1 ton ऑफ आइस into 1 ton of ice in a duration of 24 hours at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। या आप ये भी बोल सकते हो कि अगर मेरे पास एक 1 ton ऑफ आइस है, यानी 1000 kg की आइस है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए अगर मेंटेन करके रखना है, तो जितनी हीट की ज़रूरत होगी लाइक द लेटेंट हीट, उसको अपन 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि जो आइस की लेटेंट हीट होती है वो होती है 336 किलो जूल पर केजी के हिसाब से ले रहे हैं। तो उसने बता दिया यहाँ पे 1000 kg और फॉर 24 आवर्स का अगर डिवाइड कर दूंगा, जिसको मिनट में और सेकंड में चेंज कर दिया, तो ऑल अराउंड 3.10 के आसपास आता है किलो जूल पर सेकंड, जो कि यहाँ पे इसने लिखा है 3.8889 किलो जूल पर सेकंड, जिसको अपन बोलते हैं आपका 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे 233.33 है, वैसे एग्जैक्टली 210 किलो जूल पर मिनट होता है और 3.5 के आसपास किलो जूल पर सेकंड होता है। आप गूगल भी कर सकते हैं तो यही वैल्यू निकल के आएगी। तो सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आपको पता पड़ गया 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जिसको अपन बोलते हैं COP। क्या बोलते हैं इसको? COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। It is defined as the ratio of heat extracted in the given time to the work input। कहने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका डिपेंड करता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सिंक था, उसको उसको मेंटेन करने के लिए उसमें से कितनी हीट निकाली गई और कितना काम किया गया, यानी कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, यानी आप देख रहे हैं अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था, उसके साथ कितना काम हुआ, तो वो उसका COP बोला जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो किसने लिख रखा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको प्रोवाइड करने के लिए हीट आपने निकाली है वो, और कितना काम किया गया है वो, दोनों के रेशियो को अपन बोलते हैं COP। और जो COP होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, और आप नोटिस करेंगे जो एफिशिएंसी होती थी वो लेस देन 1 होती थी और COP आपकी ग्रेटर देन 1 होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपकी बॉडी को चलाने के लिए बॉडी में ब्लड की ज़रूरत होती है, ऐसी किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होता है आपका रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट आपके सामने है कि एनी सब्सटेंस that absorb heat through the expansion and the vaporization process and losses heat due to the conduction is a refrigeration process is called refrigerant। यानी कोई ऐसा लिक्विड या ऐसी गैस जो सराउंडिंग से जो आपकी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले, और उसको फिर कंडेंसर में जाके उसको फिर बाहर भेज दे, यानी कि उस जो सिस्टम है उसके अंदर से वो हीट को निकाल दे। तो वो आपका एक तरीके से रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बता रखा है और भी रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। एग्जाम्पल्स है जैसे एयर भी एक रेफ्रिजरेंट का काम करती है, अमोनिया NH3 भी रेफ्रिजरेंट का काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी एक रेफ्रिजरेंट का काम करती है। सेम टाइम से सल्फर डाइऑक्साइड, फ्योन गैस हो गई, मिथाइल क्लोराइड हो गई। मिथाइल क्लोराइड के बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है आपकी, एक तरीके से देखा जाए रेफ्रिजरेंट है। तो देख लेते हैं क्या है एप्लीकेशंस इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन की। तो उसने बोला कि इन केमिकल इंडस्ट्री फॉर द सेपरेटिंग एंड लिक्विडिफाइंग द गैसेस, यानी कि जब आपको इंडस्ट्री के अंदर सेपरेट करना होता है गैसेस को या फिर लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, तो वी जस्ट यूज रेफ्रिजरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग आइस। यानी कि जब आपको आइस बनानी पड़ती है, आइस क्यूब्स बनानी पड़ती है या फिर बड़ी बड़ी आइस की ब्रिक्स बनानी पड़ती हैं, तो उस केस के लिए भी आपको रेफ्रिजरेशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। किसी सी चीज़ को प्रिजर्व करना, फूड आइटम्स हो या कुछ भी हो, स्टोरेज के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है। ठंडा पानी करने के लिए भी करनी होती है। ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आप कह सकते हैं एक तरीके से मॉइस्चर होता है रूम्स के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए भी चाहिए होती है। फॉर द चिलिंग द ऑयल टू रिमूव बैक्स इन ऑयल रिफाइनरीज, यानी कि जो बैक्स होता है ऑयल रिफाइनरीज में, उसको निकालने के लिए अपन यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ द टैबलेट्स एंड द मेडिसिन, यानी मेडिकल्स के अंदर अपन यूज़ करते हैं।
ब्लड टिश्यूज़ को भी रखने के लिए अपन यूज़ करते हैं और कंफर्ट के लिए भी अपन इस चीज़ को यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन को। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है किसी रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, तो देख लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ के अंदर बात करेंगे, अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव अ हाई लेटेंट हीट, यानी कि जो लेटेंट हीट यानी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए, हाई लेटेंट हीट होनी चाहिए। इट शुड हैव लो बॉइलिंग एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बहुत कम बॉइल पॉइंट होना चाहिए और फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि -5 पे पहुंचा और वो जो रेफ्रिजरेंट है वो जम गया, मतलब बहुत ज़्यादा कम, यानी कि -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका अमोनिया का, इतना कुछ होना चाहिए। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, शुड नॉट नॉन कॉरोसिवनेस, यानी कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चले एसी में लीकेज हो गया और घर के सारे लोग खत्म हो गए, या फिर कॉरोसिव यानी ऐसा नहीं हो चाहिए कि कूलिंग हुई और वहाँ पे आपकी जंग लग गई। तो नॉन कॉरोसिव भी होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। आग भी नहीं लगे, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोसिव भी होना चाहिए कि धमाका नहीं हो जाए। जैसे आपने देखा ना घर के अंदर गैस सिलेंडर होते हैं उसके अंदर धमाका हो जाता है, क्या कभी आपने एसी को देखा है उड़ते हुए? नहीं। तो नॉन एक्सप्लोसिव होना चाहिए। इट शुड हैव अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि कूलिंग फटाफट से हो, यानी जो अंदर का सिस्टम है अगर वहाँ पे टेम्परेचर कम है तो उस पूरे एरिया में टेम्परेचर कम रहना चाहिए। ईजी टू हैंडल, यानी आसानी से हैंडल किया जाए। इट शुड हैव अ लो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर। इट शुड हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी सीओपी आपकी बहुत ज़्यादा हो। So next topic is the most important topic for the examination purpose, vapor compression रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सेम टाइम पे आपको याद करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं VCR सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसे इसके अंदर कंप्रेशर आ गया है, कंप्रेशन आ गया है, तो इसके अंदर अपन कंप्रेसर यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? कंप्रेसर। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्रेशर हो गया आपका। कंप्रेशर के बाद ही आपकी दूसरी जो होती है कंडेंसर, क्या होती है? कंडेंसर यूज़ करेंगे। उसके बाद एक होता है आपका एक्सपांशन डिवाइस। क्या होता है आपका? एक्सपांशन डिवाइस यूज़ करेंगे। और लास्ट में आपका होगा इवेपोरेटर। क्या होगा आपका? इवेपोरेटर। देख लेते हैं कंप्रेशर, तो आपको पता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन पे काम करता है। कंडेंसर और इवेपोरेटर आपका कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है और एक्सपेंशन जो डिवाइस है वो आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस पे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने एसी देखी होगी तो एसी के साथ 2 डिवाइसेस आते हैं, एक रूम के अंदर लग जाता है और एक विंडो के ऊपर रख देते हैं, छत पर रख देते हैं। तो ये दोनों डिवाइसेस का नाम होता है, जो रूम के अंदर होता है उसको इवेपोरेटर बोलते हैं और जो विंडो के बाहर रखता है उसको कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर। तो आपको याद होगा कि बीसीआर में एक तो कंप्रेशर हो गया, रूम के अंदर है वो इवेपोरेटर हो गया, रूम के बाहर है उसको अपन कंडेंसर बोलेंगे, और एक और चीज़ है इसके अंदर एक्सपांशन डिवाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो सीरीज है याद करने की, कैसे याद करेंगे? कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस, इवापोरेटर। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस के लिए भी 1 to 2 के बीच में कंडेंसर लगाए, 2 to 3 के बीच में कंडेंसर लगाए, 3 to 4 के बीच में एक्सपांशन डिवाइस लगाए और फिर दोबारा 4 to 1 के अंदर इवापोरेटर। ये 4 डिवाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो 4 चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं? कंसिस्ट ऑफ द कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और इवेपोरेटर। तो कंप्रेशर क्या है? कि जैसे कि आपको पता है कि एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर है, जैसे अपन ने आईसी इंजन के अंदर देखा था, उसके अंदर सेकंड स्ट्रोक आपका कंप्रेशन स्ट्रोक होता था। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर जनरली यूज फॉर अ वेरी हाई plant centrifugal compressor directly coupled with high speed rotating engines are used गैस टरबाइन्स के अंदर। तो जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर्स होते हैं वो जनरली यूज किए जाते हैं फॉर वेरी बिग प्लांट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर डायरेक्टली कपल्ड विद द हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन्स। यानी जनरली यूज किए जाते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, और जो बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर्स यूज किए जाते हैं जो कि डायरेक्टली कपल्ड कर दिए जाते हैं हाई स्पीड रोटेटिंग शाफ्ट से। आगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे। इसके अंदर कंप्रेशर जो आ रहा है फॉर अ बिग प्लांट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर डायरेक्टली कपल्ड विद हाई स्पीड रोटेटिंग इंजन, जो भी अपन बात कर चुके हैं। कंडेंसर, जैसे आपने देखा होगा जो डिवाइस आपका विंडो के बाहर रहता है
वो एक तरीके से क्या होता है, हीट को बाहर निकालने के लिए काम में आता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ़ैन भी लगा देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसके अंदर यहाँ पे एक फ़ैन घूमता रहता है पूरे टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ़ैन हीट होती है रूम के अंदर वाली, उस हीट को आपकी वो बाहर निकालता है डायरेक्टली। तो कंडेंसर इट इज़ अ कॉइल ऑफ ट्यूब मेड ऑफ कॉपर। सेम इसके बाद देखेंगे रिसीवर टैंक। रिसीवर टैंक जनरली क्या है कि एक रिजर्वॉयर है जिसको आपके लिक्विड को कलेक्ट करता है। Expansion valve, this is a throttle valve. High pressure refrigerant is made to flow at a controlled rate through this valve. Evaporator, it is the actual cooler and capped in the space to be cooled. The evaporator is a coil of the tube made of the copper. सारा कुछ कॉपर का ही होता है जनरली इसके अंदर। जो अच्छी एसियाँ होती हैं 4 स्टार 5 स्टार जो आपकी रेटिंग की एसी होती है, उसके अंदर सारी जो बाइंडिंग होती है वो कॉपर की ही होती है। आपको याद रखना है 4 डिवाइसेस, एक आपका कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर, ये 4 चीज़ आप याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। जनरली कंप्रेशर आपको कंप्रेस करने के लिए, कंडेंसर जो हीट है उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सपेंशन डिवाइस उसको एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि यहाँ कंप्रेस हुआ है तो यहाँ एक्सपांशन तो होना ही पड़ेगा। और इवेपोरेटर कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए, किसके लिए, जो कि रूम के अंदर है, कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम फिर दोबारा से दिखाया है, उसके बाद आप बात करेंगे। सो वर्किंग की बात कर रहे हैं। तो वर्किंग की जनरली नॉर्मली जो आपका सारा कंजप्शन होगा, जो वर्क डन होगा, जो मुझे देना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा किसके अंदर देना पड़ेगा, एक कंप्रेशर के अंदर देना पड़ेगा, जो कि उसको चलाने के काम में आएगा। तो कंप्रेशर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैं एक साइकिल बना देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया, टीएस डायग्राम। अब इसमें जो साइकिल है वो रिवर्सेबल चलेगी, क्योंकि ये क्या कूलिंग वाली साइकिल है। अगर हीटिंग वाली होती तो आपकी क्लॉकवाइज चलती है, अभी एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो 1 to 2 प्रोसेस के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो प्रोसेस है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। क्या है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, जैसे अपने को बताया कि कंप्रेशन प्रोसेस से रिप्रेजेंट कर रहा है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसके बाद 2 to 3 प्रोसेस है आपका कंडेंसर के लिए कांस्टेंट प्रेशर। ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है क्योंकि एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। और 4 to 1 आपका फिर दोबारा से इवेपोरेटर के लिए आ जाता है यहाँ पे नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे मुझे कूलिंग मिल रही है। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं इस केस के अंदर, जैसे कि आपको बताया यहाँ पे आपका लिक्विड होता है, यहाँ पे आपकी वेपर होती है और बीच में लिक्विड वेपर होता है, जो कि आपके एक तरीके से लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब कहने का मतलब क्या है कि जब 1 पॉइंट होता है आपके किसी भी कंप्रेशर का, उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो एक तरीके से लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में जाता है। जैसे मैं बताया यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ वेपर है, यहाँ पे लिक्विड वेपर है। तो 1 पॉइंट में लिक्विड वेपर की फॉर्म में जाता है। जब वो एक कंप्रेसर से बाहर निकलता है तो वो 2 पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड वेपर। क्या बोलते हैं उसको, ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सिंपल तरीके से। तो ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो गया और 3 पे पॉइंट पे आता है तो वो लिक्विड में आ जाता है। किस में आ जाता है आपका, लिक्विड, जिसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड लाइन है। और साथ के साथ फिर दोबारा से जब आपका एक एक्सपेंशन डिवाइस से निकलता है फिर दोबारा से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे बताया कि दी हीट इक्विवेलेंट ऑफ द वर्क डन, जिसको अपन W से रोटेट करते हैं या किसी सिस्टम को अपन कंप्रेशर से दे रहे हैं, जो हीट इज कैरिड बाय द कंडेंसर मीडियम होता है, विच में भी एयर और वाटर हो सकता है। द हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट देन एंटर्स द एक्सपेंशन वॉल्व, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर जो लिक्विड है वो एंटर कर सकता है एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर और फिर वो इवेपोरेटर के अंदर जाके कूलिंग प्रोवाइड कर देता है। तो इन्होंने यहाँ पे एक इसका वर्किंग प्रोसेस दिया है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है नहीं है। इसके बाद जो एक और टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बोलते हैं BAR, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो अब आप देखेंगे पहले वाले में BCR था, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये है आपका BAR। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब यहाँ पे कंप्रेसर नहीं होगा, कंप्रेसर नहीं होगा। तो कंप्रेसर नहीं होगा तो उसकी जगह पे अपन 3 डिवाइसेस लगा देंगे, क्योंकि एक तो एब्जॉर्बर ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एब्जॉर्बर ही आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। इसके बाद एक इसके अंदर आ जाती है पंप और एक आ जाता है हीट जनरेटर। क्या आ जाता है आपका, हीट जनरेटर। ये 3 डिवाइस आपकी कंप्रेसर को रिप्लेस कर देते हैं। किसको रिप्लेस कर देते हैं,
कंप्रेसर को रिप्लेस करके यहाँ पे 3 डिवाइस आ जाते हैं जिसको अपन बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए ध्यान से, साइकिल वही सेम चलेगी। आप इस चीज़ को देखिए, ये एक इन्होंने कंप्रेसर की जगह लगा दिया है। ये मेरा कंडेंसर है। कंडेंसर आप यहाँ देखेंगे, कंडेंसर ये नहीं है, कंडेंसर आपका ये हो गया। उस कंडेंसर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्सपांशन डिवाइस हो गया, एक्सपेंशन डिवाइस, और एक फिर आ गया आपका इवापोरेटर, और ये पूरा आपका कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर को रिमूव करके इन्होंने ये डिवाइस लगा दिए। क्या क्या लगाया, एब्जॉर्बर लगा दिया, जनरेटर लगा दिया और एक पंप लगा दी, जो मेनली 3 पार्ट होते हैं जिसको अपन रिप्लेस कर देते हैं BCR से BAR में। क्लियर। तो BCR और BAR में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कंप्रेसर का। कंप्रेसर को हटा के अपन 3 डिवाइसेस लगा देते हैं, एक एब्जॉर्बर लगा देते हैं, एक आपका पंप लगा देते हैं और एक जनरेटर लगा देते हैं। बाकी आपका कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन वॉल और इवापोरेटर सेम रहता है। यानी साइकिल के अंदर 4 ही डिवाइस रहते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, उसके बाद आपका इवापोरेटर या एक्सपेंशन डिवाइस और फिर आपका इवापोरेटर। ये सीधे सीधे सीरीज में चलता है। अब यहाँ से कंप्रेसर को हटा के 3 डिवाइस लगा दिए अपन ने, एब्जॉर्बर, पंप और आपका जनरेटर। तो सिंपल उसी तरीके से साइकिल चलेगी, यानी कि जो काम कंप्रेसर करता था वो 3 डिवाइस करेंगे उसको, इसलिए इसको वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बोलते हैं। तो इसको एक तरीके से एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताइए, तो वो भी आपको एक तरीके से BAR के बारे में ही पूछ रहा है। तो उसने बोला कि आप जो ड्राई अमोनिया वेपर होती है लो प्रेशर पे पास करती है एब्जॉर्बर के अंदर से, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इन दी एब्जॉर्बर द ड्राई अमोनिया इज डिजोल्व इन दी कोल्ड वाटर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अमोनिया बनाती है जिसको बोलते हैं अपन एक्वा अमोनिया। क्या बोल देते हैं उसको, एक्वा अमोनिया। जैसे आप यहाँ देखोगे, आप ध्यान से देखो इसको, डायग्राम को। इवापोरेटर के अंदर से यहाँ से आपका, क्योंकि आपको पता है इवापोरेटर, मैंने पहले भी ऊपर साइकिल में बताया था कि यहाँ पे लिक्विड वेपर का मिक्सचर अंदर आता है, वो एब्जॉर्बर के अंदर जाता है। एब्जॉर्बर क्या करता है, उसके अंदर से जो सॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब करता है और उस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को पंप के थ्रू यहाँ भेज देता है, और जो वीक सॉल्यूशन फिर दोबारा से इसके अंदर आ जाता है। हीट एक्सचेंजर के थ्रू यहाँ से अपन उसको गर्म करते हैं जनरेटर के अंदर और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है कंप्रेसर के अंदर वो ड्राई वेपर बना रहा था। क्या बना रहा था, ड्राई वेपर। आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ड्राई वेपर मेरी की सीधी कंडेंसर के अंदर जाती है, वो फिर लिक्विड कन्वर्ट कर देती है, जिसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड। एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर के बाद से फिर दोबारा से लिक्विड वेपर की फॉर्म में वो वापस आए थे। वही सेम साइकिल चलती है। तो ये उसी को एक्सप्लेन कर रहा है नीचे, कि एक आपकी स्ट्रॉन्ग अमोनिया आ जाती है, उसको अपन पंप के थ्रू ऊपर भेज देते हैं। पंप उसको जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है उसको अपन एक्वा अमोनिया की फॉर्म में रख लेते हैं, वहाँ पे उसको पंप कर देते हैं जनरेटर के अंदर, जो कि हीट एक्सचेंजर के थ्रू जाती है। हीट जनरेटर उसको कन्वर्ट कर देता है एक वेपर के अंदर, वेपर उसको लेके जाती है आपकी कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर उसको लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर देता है हाई प्रेशर पे। साथ के साथ फिर हाई प्रेशर से वो एक्सपांशन डिवाइस में आ जाती है, एक्सपांड होती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, लो प्रेशर आपका लिक्विड वेपर बन जाती है, और फिर वो इवेपोरेटर में जाती है। वहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, उस स्पेस को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोवाइड करती है और फिर वो वापस आ जाती है। तो ये इसकी वर्किंग है सिंपल तरीके से, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। सिंपल वर्किंग है, ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है इसके अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपका जो है वो है ये डिफरेंस बिटवीन BCR और BAR के अंदर। तो BCR BAR के अंदर क्या है कि डिफरेंस बहुत जनरली और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो BCR होता है ना, वो अच्छा सिस्टम होता है, क्योंकि कंप्रेसर है, छोटा साइज में अपन बना सकते हैं। BAR में क्या कि साइज बड़ा हो गया, जनरेटर चाहिए, पंप लगानी पड़ेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इसने बता रखा है कि दिस सिस्टम हैज मोर वियर एंड टियर एंड प्रोड्यूस मोर नॉइस ड्यू टू मूविंग पार्ट ऑफ द कंप्रेसर। यानी कंप्रेसर की वजह से इसके अंदर आवाज होती है, नॉइस ज्यादा होती है। पर ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे नॉइस कम होती है, क्योंकि इसमें एक मूविंग पार्ट है जो कि है पंप, जिसकी वजह से कम आवाज होती है, इतनी ज्यादा आवाज नहीं होती। इसको चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है, क्योंकि कंप्रेसर को चलाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत पड़ती है। पर यहाँ पे मुझे हीट जनरेटर को चलाने के लिए मैं वेस्ट एग्जॉस्ट स्टीम्स या फिर आप
क्या करते हैं, ऑयल्स का यूज़ कर सकते हैं आप, सोलर का यूज़ कर सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती। पर जो सीओपी होती है यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो आपका बीसीआर का ज़्यादा होता है, और जो आपका बीएआर है उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होता है। इसको बोल सकते हैं एट अ पार्शियल लोड परफॉर्मेंस इज पुअर, यानी कम लोड पे कम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, और ये एट अ पार्शियल लोड परफॉर्मेंस इज नॉट अफेक्टेड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैकेनिकल एनर्जी इज सप्लाइड थ्रू द कंप्रेशर, यानी कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कंप्रेशर के थ्रू भेजी जाती है। यहाँ पे हीट एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, जैसे मैंने बताया ऑयल को जला के या फिर किसी और चीज़ को जला के अपन बनाते हैं। एनर्जी सप्लाइड इज 0.25 टू 0.5 ऑफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेस, यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो देनी होती है वो जो अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है उसका आप मान सकते हैं चौथाई या आधा ही चाहिए होता है। पर यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए एक यानी पूरा का पूरा हिस्सा या फिर आधे टाइम्स होता है, जो कि सेम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए है। अब आ जाते हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि बीसीआर पे ही काम करता है क्योंकि इसके अंदर कंप्रेशर है। क्या है आपका कंप्रेशर? तो आप देखिए सिंपल है, कंप्रेशर के बाद आपका कंडेंसर आ गया, ये साइकिल खत्म हुई। कंडेंसर के बाद आपका कैपिलरी यानी एक्सपेंशन डिवाइस, फिर इवापोरेटर आ गया। तो साइकिल वही सेम चल रही है, सी से सी की तरफ, सी से फिर ई की तरफ, और ई से फिर ई की तरफ, और ये साइकिल कंप्लीट। यानी कि कंप्रेसर से कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवापोरेटर, साइकिल इसी तरीके से चल रही है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, इसी तरीके से साइकिल चल रही है। कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपांशन डिवाइस और लास्ट में आपको इवेपोरेटर। तो ये साइकिल सेम चल रही है जो कि अपन ने बीसीआर के अंदर देखा था। घर के अंदर अपन जो यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेटर वो बीसीआर पे ही काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है, कंप्रेसर। बनाने का तरीका कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, साइकिल को आप एरो को फॉलो करिए, डायग्राम बन जाएगा, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। इसने बताया कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल पे ही काम करते हैं जो कि हाउस होल्ड्स के अंदर ज़रूरत होती है। लेस एनर्जी यानी 90 वॉट से लेकर 600 वॉट तक के आते हैं ड्यू टू द स्मॉल एंड हाई एफिशिएंसी मोटर एंड द कंप्रेशर्स। बेटर इंसुलेशन मटेरियल लगे रहते हैं, लार्ज कूलिंग सरफेस होती है, बेटर डोर सील्स होते हैं, यानी कि इस डोर से आपकी जो कूलिंग है वो बाहर नहीं जाती। फ्रीजर के अंदर -18 तक चला जाता है, और रेफ्रिजरेशन सेक्शन के अंदर लगभग 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है टेम्परेचर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की बात करें तो एनर्जी कंजप्शन कैन बी मिनिमाइज फॉर दी प्रैक्टिसिंग गुड मेजर्स। कैसे? ओपन द रेफ्रिजरेटर डोर्स, आपको पता ही है कि जैसे ये तो सबको बहुत ज़्यादा पता है कि जितना ज़्यादा आप गेट को कम खोलोगे उतना ज़्यादा आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी और एनर्जी ख़त्म कम होगी। कूल द हॉट फूड टू द रूम टेम्परेचर, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है उस चीज़ को रखने के लिए आप उसको पहले थोड़ा ठंडा कर लो, फिर उसके अंदर रखो। क्लीन करते रहो, चेक करो गेट की जो गैसकेट्स हैं। अवॉइड अननेसेसरी लो टेम्परेचर सेटिंग्स को चेंज मत करो, और उसको ज़्यादा कम टेम्परेचर पे सेट मत करो। एक्सेसिव आइस बिल्डअप यानी ज़्यादा आइस मत बनाओ। यूज़ द पावर सेवर स्विच का यूज़ करो। डू नॉट ब्लॉक द एयर फ्लो पासेज एंड फ्लो द कंडेंसर ऑयल। आगे एयर कंडीशनिंग, यानी ये सेकंड हाफ पार्ट है तो इसको अपन अभी देखेंगे। सेकंड हाफ पार्ट में सिंपल है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अभी अपन इसको आगे का पार्ट देख लेते हैं। एयर कंडीशनिंग सबको बताया कि हवा को क्लीन करना या फिर हवा को ठंडा करना जो कि आपके ह्यूमन कंफर्ट के हिसाब से हो, उसको अपन एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द कंडीशनिंग द एयर अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कंफर्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन, यानी जो अंदर की कंडीशंस है उसके हिसाब से हवा को सही और शुद्ध करना, साफ करना। एप्लीकेशंस वही चीज़ आ जाती है कि एप्लीकेशंस ऑफ द एयर कंडीशनिंग यूज ऑफ द ऑफिसेज, होटल्स, बसेस, कार एक्सेट्रा, मतलब जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ एसी लगी रहती है। इंडस्ट्रियल हैविंग द टूल रूम्स, मशीन्स, जहाँ पे भी आपके टूल्स रखे रहते हैं उनको भी ठंडा करने के लिए। यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल मॉइस्चर, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, फूड के अंदर, केमिकल प्लांट्स के अंदर। देखा जाए तो क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जनरली आपकी बहुत सारी एसी होती हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू दी पर्पस, कंफर्ट और इंडस्ट्रियल हो जाती है। सीजन के हिसाब से देखा जाए तो समर, विंटर और ईयर के हिसाब से, मतलब जो पूरी साल भर चलती है एसी वो हो जाती है। टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग, रूम, विंटर, सेंट्रल यानी कमरे के अंदर लगने वाली, विंटर यानी ठंडों के अंदर चलने वाली, और सेंट्रल एसी जैसे कि हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं।
फंक्शंस ऑफ द एयर कंडीशनिंग: क्लीनिंग एयर, कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, कंट्रोलिंग द मॉइस्चर और सर्कुलेटिंग द एयर। जो मेन है एग्जाम के हिसाब से देखी जाती है तो विंडो एसी है, जो कि आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा पहले के टाइम पे विंडो एसी यूज़ करते थे, जहाँ पे भी विंडो के अंदर आपका एक स्लॉट होता था, उसके अंदर अपन वो लगा देते थे। अंदर वाला हिस्सा इवापोरेटर होता था और पीछे वाला हिस्सा आपका एक तरीके से देखा जाए तो कंडेंसर हो जाता था, जो आपकी हीट को बाहर निकालता था। तो अब यहाँ देखेंगे सेम ये बीसीआर पे ही वर्क करती है। तो बीसीआर पे वर्क करती है तो आप कंप्रेसर ढूंढ लीजिए, कंप्रेसर के बाद आपका कंडेंसर आ जाएगा, एक्सपांशन डिवाइस एंड देन लास्ट में आपका इवेपोरेटर। तो ये 4 प्रोसेस आपके साथ के साथ चलेंगे। बीच में एक फ़ैन लगा रहता है, एक फ़ैन आपकी ठंडी हवा अंदर पहुँचाने के लिए और एक फ़ैन आपका जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकने के लिए। तो ये 4 चीज़ें आपकी रहती हैं। इसका जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री तक अपन इसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये विंडो एसी के डायग्राम है, आपको ये एग्जाम में नहीं बनाने हैं, एग्जाम में सिर्फ यही वाला डायग्राम बनाना है जो कि ऊपर लाइन डायग्राम है। यहाँ पे बता रखा है कि सेम प्रोसेस है जो बीसीआर के अंदर अपन ने पढ़ा है, कि अगर आप देखेंगे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर आपका आता है कंप्रेसर के अंदर, कंप्रेसर उसको ड्राई सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर देता है, फिर इवापोरेटर उसको लिक्विड के अंदर यानी कि सैचुरेटेड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फिर आपका एक्सपेंशन डिवाइस उसको क्या करता है कि एक्सपांड कर देता है, उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है, प्रेशर को कम कर देता है और साथ के साथ फिर दोबारा से उसको इवापोरेटर में भेज देता है, इवापोरेटर जहाँ पे आपको कूलिंग मिलती है। तो वही चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वही डायग्राम फिर दोबारा से है जो आप देख सकते हैं ऊपर, उसने वही चीज़ दोबारा से बताई है। नीचे वाली चीज़ आपकी लो प्रेशर है और ऊपर वाली चीज़ आपकी हाई प्रेशर है। लो प्रेशर वेपर एफिजेंट फ्रॉम द इवेपोरेटर सक्ड फ्रॉम द कंप्रेसर थ्रू द ओपन इनलेट वॉल्व, कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर आउटसाइड टेम्परेचर जो समर के हिसाब से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि जहाँ से आपकी कंडेंसर से यहाँ से हीट जो बाहर जा रही है वहाँ 42 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच जाता है। कंडेंस होने के बाद उसको हाई प्रेशर लिक्विड को अपन एक्सपेंशन वॉल के अंदर ले जाते हैं और जहाँ पे प्रेशर आपका कम हो जाता है, फिर आप उसको एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर ले जाते हैं जहाँ पे आपको कूलिंग मिलती है। सेम यही प्रोसेस है। इसके बाद मेरिट डिमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, यानी कि एडवांटेज डिसएडवांटेज। इस सेपरेट टेम्परेचर कंट्रोल्स इज प्रोवाइडेड इन ईच रूम्स, यानी कि अगर आपने हर एक रूम के अंदर लगाया तो जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट 18 की है, 17 की है, 16 की है, सॉरी 18 की है, 19 की है, 20 की है, वो अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। डक्ट आर नॉट यूज, डक्ट मतलब एक पासेज होता है जिसके अंदर से हवा अंदर जाती है, जैसे आपने मिशन इम्पॉसिबल के अंदर देखा होगा जिसके अंदर से अपन चल के जाते हैं रूम्स के अंदर, जैसे यहाँ लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये डक्ट है। तो ये डक्ट्स की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। स्किल टेक्नीशियन रिक्वायर्ड होता है इंस्टॉलेशन के लिए। डिमेरिट्स क्या है, आवाज़ करता है, लार्ज होल की ज़रूरत होती है विंडो के अंदर, साथ के साथ उसकी वजह से एयर क्वालिटी कंट्रोल भी कर पाते हैं पर इतनी बैरिड होती है, इतनी अच्छी नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज स्प्लिट वाली, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक कमरे के अंदर लग जाता है, इसको इवेपोरेटर बोलते हैं। एक विंडो के बाहर रखा रहता है, इसको आउटडोर यूनिट यानी कि आपका कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर यूनिट बोलते हैं। तो ये वही है, आपकी एक इंडोर यूनिट हो गई, एक आउटडोर यूनिट हो गई। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, बहुत सिंपल है। ये दीवार है, ये दीवार के बाहर वाली ये दीवार के बाहर वाली चीज़ है आउटडोर यूनिट, और ये दीवार के अंदर वाली यूनिट है इंडोर यूनिट। तो अब देखेंगे बाहर वाली यूनिट के अंदर जो जनरली चीज़ है वो क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले आपको ये बीसीआर पे ही काम करती है, तो इसके अंदर आपका एक कंप्रेसर होगा। क्या होगा? कंप्रेसर। तो कंप्रेसर ढूंढ लीजिए, कंप्रेसर मिल गया मेरे को। कंप्रेसर से कंडेंसर आ गए, कंडेंसर से एक्सपेंशन डिवाइस, एक्सपेंशन से आपको इवापोरेटर, इवापोरेटर से फिर दोबारा से मैं इसके अंदर आ गया, तो फिर मुझे दिखाई देने लग गया वही आपका कंप्रेसर। तो वही CCEE पे चलता है प्रोसेस, और उसी साइकिल को अपन फॉलो करते हैं जैसे अपन ने यूज़ किया है। बस यहाँ पे 2 यूनिट हो जाती है, एक इंडोर यूनिट हो जाती है और एक आउटडोर यूनिट हो जाती है। सिंपल बताया इसने कि स्प्लिट वाइज जो आपकी एसी होती है उसका लेआउट देखेंगे, उसमें एक आउटडोर यूनिट और एक इंडोर यूनिट होती है। आउटडोर यूनिट के अंदर आपने देखा कंप्रेसर और कंडेंसर होता है, इंडोर यूनिट के अंदर आपने देखा इवापोरेटर और एक्सपेंशन डिवाइस होता है। सेम टाइम पे वर्किंग वही है, सेम जैसे मैं बताया कि लिक्विड वेपर का मिक्सचर इवापोरेटर से आता है, कंप्रेसर के अंदर जाता है, सैचुरेटेड वेपर बन जाती है, कंडेंसर के अंदर जाता है तो सैचुरेटेड लिक्विड बन जाता है, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर लो प्रेशर लिक्विड वेपर बन जाता है, और इवापोरेटर के अंदर वही लो प्रेशर टेम्परेचर आपकी हीट को एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। वर्किंग दिखा रखी है।
फिर दोबारा से वही मेरिट डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट होता है साइज़ में, एनर्जी और मनी सेविंग होती है, डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ईज़ी इंस्टॉल होता है, नॉइज़ी होता है, इतना नॉइज़ी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर रोटेटरी कंप्रेशर लगा रहता है। मोर एफिशिएंट पावरफुल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। डिमेरिट्स, कॉस्ट ज़्यादा होती है, विंडो एसी के हिसाब से स्किल टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है, ईच जोन के हिसाब से आपको एक थर्मोस्टेट लगाना ज़रूरी है जो कि आपका टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आगे एप्लीकेशंस की बात कर लें तो हर जगह हाउस होल्ड, ऑफिस, कंप्यूटर सेंटर्स, थिएटर, डिपार्टमेंट्स, हर जगह ये चीज़ लगी रहती है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट के अंदर भी जो आप बस देखते हैं आजकल लो फ्लोर वाली, उसके अंदर भी होता है। एसी बसेस आती हैं कार के अंदर, ट्रेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर, हर जगह एसी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।